नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइवर्स लर्नर्स के बारे में। डाइवर्स लर्नर्स से हमारा अभिप्राय है डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स जो हम अपनी क्लासरूम में एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा लर्निंग डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ बच्चे गिफ्टेड लर्नर्स होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाएगी, जिन्हें हम कहेंगे लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो यही जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स हम अपने क्लासरूम में एनकाउंटर करते हैं, आज हम इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि डाइवर्स लर्नर्स के करैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में, और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उनको तो उसके बाद क्या क्या रेमेडियल मेजर्स होंगे जिनको हम अप्लाई करेंगे उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, A diverse learner is an individual who has unique learning needs and characteristics that may differ from the majority of the learners in traditional educational setting. These differences can be due to number of factors including language, learning style, cognitive abilities, heredity, etc. Every classroom contains students with learning differences, students with disabilities as well as those who are gifted or high achieving. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो लर्निंग की नीड्स हैं वो यूनिक होंगी, ठीक है, वो अलग होंगी, और उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी क्लासरूम के बच्चे हैं उनसे। ठीक है, अब ये जो उनमें डिफरेंसेस पाए जाएंगे ये किन किन वजहों से हो सकते हैं। ये लैंग्वेज की वजह से हो सकते हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट है इस वजह से हो सकते हैं, जो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। ठीक है, कॉग्निटिव रिलेटेड होता है हमारे माइंड से या फिर मेंटल एबिलिटीज़ से। ठीक है, तो उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, या फिर हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है डाइवर्स लर्नर्स के लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि हर क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो गिफ्टेड होंगे या फिर हाई अचीविंग होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, ईच स्टूडेंट हैज़ यूनिक नीड्स इन द क्लासरूम. Some need more support from teachers to catch up to grade level expectations, while others crave for autonomy. क्या बोल रहे हैं कि हर बच्चे की यूनिक नीड्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं। ठीक है, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी टीचर से। ठीक है, ताकि वो जो उनकी क्लास के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस उनसे की जा रही हैं उनको मैच कर पाएँ। वहीं कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो क्रेव करेंगे ऑटोनॉमी को, लाइक उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और वो चाहेंगे कि वो खुद से सारे काम करें। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद से, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो काम को खुद से कर पाए और वो हमेशा चाहेंगे कि टीचर उनको सपोर्ट करे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। अब है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स कि क्या क्या करैक्टर्स होते हैं डाइवर्स लर्नर्स के। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए, मान लीजिए आप एक क्लासरूम में एंटर करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या होगा कि अगर हम ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये 0, इसको मान के चले कि ये एक वो वाला पॉइंट है, ठीक है, जहाँ तक मैक्सिमम बच्चे जो हैं आपकी क्लास के वो परफॉर्म करेंगे उनकी एज के हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आप क्लास में एंटर करेंगे, मान लो आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे तो एवरेज बिहेवियर शो करेंगे आपकी क्लासरूम में। ठीक है, बट उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो हाई अचीवर्स होंगे, जो जो एवरेज बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर शो करेंगे, मतलब अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, चाहे वो अकेडमिक फील्ड में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो। ठीक है, और वहीं पे कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे भी होंगे जो बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो आपको जब आपको क्लास में पढ़ाना है तो आपको जो हाई अचीवर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और जो लो अचीवर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो एक बिल्कुल सिंपल टास्क है, ठीक है, उसको भी बहुत क्रिएटिव तरीके से करके बताएंगे। ठीक है, उनको हम बोल देंगे क्रिएटिव लर्नर्स। ठीक है, आपको वैसे बच्चों का जो लर्निंग नीड्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाएंगी, ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो उनकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आपको उनकी जो नीड्स हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स, ठीक है, मतलब कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर्स, ठीक है, क्रिएटिव चिल्ड्रन, या फिर जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है, इन सबको ही कहा गया है डाइवर्स लर्नर्स या फिर डिफरेंट लर्नर्स। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स कि ऐसे बच्चों के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो डाइवर्स लर्नर्स आर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन
हु डिफर नोटेबली फ्रॉम एवरेज चिल्ड्रन इन फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फंक्शनिंग। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं ये एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं या जो एवरेज बच्चे हैं उनसे थोड़े हटके। ठीक है, हु डिफर नोटेबली फ्रॉम द एवरेज चिल्ड्रन, जो एवरेज बच्चों से डिफर अलग होते हैं। ठीक है, अब किन किन चीज़ों में? उनकी फिजिकल एबिलिटीज़ में, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज़ में या फिर इमोशनल एबिलिटीज़ में। ठीक है, तो ये होगी पहली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डाइवर्स लर्नर्स शो डेविएशन ईदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे। दे मे बी गिफ्टेड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर्स। ठीक है, यही बात हमने डिस्कस की कि जो डाइवर्स लर्नर्स हैं ये डेविएशन शो करते हैं या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। डेविएशन का मतलब है अंतर। ठीक है, कि जो आपकी एवरेज परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, उससे इनकी परफॉर्मेंस डेविएटेड होगी, अलग होगी। पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, ठीक है, कि अगर ये बेस लेवल है तो ये इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नेगेटिव वे में भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर तो ये पॉजिटिव वे में डेविएशन होगी तो इन बच्चों को हम बोलेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, और अगर ये डेविएशन नेगेटिव वे में होंगी, ठीक है, मतलब कि वो बच्चे जो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम अचीव कर रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे स्लो लर्नर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? Diverse learners have diverse needs. They require individual attention, modification of school environment to develop to their maximum capacity. कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं इनकी डाइवर्स नीड्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी अलग अलग नीड्स होती है। आप एक ही स्ट्रैटेजी से सबको नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, इनके लिए इंडिविजुअल अटेंशन आपको देनी पड़ेगी और जो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है, ठीक है, या लर्निंग स्टाइल है, उसको भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तभी ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाइवर्स लर्नर्स डिफर इन देयर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल पावर्स एंड दे कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। कि जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं इनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल जो पावर्स होती है ये नॉर्मल बच्चों से अलग होती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती है, और ऐसे बच्चों को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स कि डिफरेंट कौन से टाइप्स हैं जिनके डाइवर्स लर्नर्स होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि डाइवर्स लर्नर्स गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत आसानी से कोई भी नई स्किल्स, ठीक है, या नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन भी आपकी क्लासरूम में हो सकते हैं। ठीक है, स्लो लर्नर्स भी हो सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन का अपोजिट हो जाएगा स्लो लर्नर्स। ठीक है, जिनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ट्राई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ईजिली ये कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्रिएटिव चिल्ड्रन, जिनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, और अगले हैं लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के बच्चे आएंगे जिनमें डिफरेंट टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाएगी। ठीक है, तो ये 4 आगे टाइप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। अब हम बारी बारी एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में। गिफ्टेड चिल्ड्रन. Gifted children are those children who are naturally endowed with a high degree of general mental ability or extraordinary ability in specific sphere of activity or knowledge. क्या बोल रहे हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो नेचुरली, ठीक है, जिनमें नेचुरली बहुत हाई डिग्री ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग होगी वो बहुत हायर डिग्री की होगी और उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स पाई जाती हैं। ठीक है, या एबिलिटीज़ पाई जाती हैं किसी एक या फिर एक से ज़्यादा स्फेयर्स में। लाइक वो एकेडमिकली भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो दोनों में, पढ़ाई में भी और साथ में स्पोर्ट्स में, दोनों चीज़ों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को शो कर रहे हैं। तो ये होंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गेल ग्रॉस क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन हु गिव एविडेंस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी इन एरियाज सच एज इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, लीडरशिप कैपेसिटी और एकेडमिक फील्ड। कि वो बच्चे, ठीक है, जो बहुत हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, शो करेंगे या उसके एविडेंस देंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में या फिर क्रिएटिव एबिलिटीज़ में, किसी आर्टिस्टिक स्किल में, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ में, या फिर अपनी पढ़ाई में, एकेडमिक फील्ड में। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनको जो आप ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो स्कूल में, ठीक है, वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उनको स्पेसिफिक या फिर स्पेशल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फुल्ली डेवलप कर सकें अपनी कैपेबिलिटीज़ को। उन बच्चों को क्या कहा जाता है? गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ लेंगे हम कि वो बच्चे, ठीक है, जो एविडेंस देते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का,
ठीक है, उनकी इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, ठीक है, लीडरशिप या फिर एकेडमिक क्वालिटीज़ में। और वो बच्चे जिनके लिए जो आपका नॉर्मल क्लासरूम का रूटीन रहता है, ठीक है, या एक्टिविटीज़ रहती है वो सफिशिएंट नहीं होती और उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाने की आपको ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए फुली डेवलप हो पाएँ, उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। ठीक है, अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं। सबसे पहले है IQ टेस्ट, नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचर ऑब्जर्वेशन, चेकिंग परफॉर्मेंस, फैमिली इंटरव्यू या फिर पीयर इंटरेक्शन। ठीक है, आप बच्चों का IQ टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, उनकी अचीवमेंट टेस्ट किए जा सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड का चेक किया जा सकता है, या फिर टीचर नॉर्मल जो उसकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी कैटेगराइज कर सकता है बच्चों को। ठीक है, या फिर बच्चों की जो उनकी एवरेज क्लास के बच्चों से परफॉर्मेंस है उसको चेक करके, ठीक है, या उसके साथ कंपेयर करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन है। या फिर आप बच्चों की जो फैमिली है, लाइक उसके पेरेंट्स, मदर, फादर, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों के बेस के ऊपर भी आप बच्चों को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पीयर इंटरेक्शन, जो बच्चों के दोस्त हैं, ठीक है, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद, उनसे फीडबैक लेने के बाद बच्चों के बारे में आप कैटेगराइज कर सकते हो किसी भी बच्चे को एज अ गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अनयूजुअल अलर्टनेस इवन इन इन्फेंसी, कि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, इवन जब वो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी वो बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्टनेस शो करेंगे, लाइक उनकी नींद एकदम से टूट जाएगी या कोई भी छोटी सी एक्टिविटी भी उनके आसपास होती है तो वो उसके लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, रैपिड लर्नर्स, एकदम से ये चीज़ों को याद कर लेंगे। क्विक एंड एक्सीलेंट मेमोरी, कोई भी चीज़ ये बहुत जल्दी रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, यूजुअली लार्ज वोकेबलरी, इनकी वोकेबलरी भी बहुत ज़्यादा होती है। इंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्पेशली विद नंबर्स एंड पजल्स, ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि ये इंजॉय करते हैं पजल्स को सॉल्व करना। ठीक है, या फिर कोई भी इनके सामने प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जैसे नंबर सीरीज़ की, ठीक है, तो इनको सॉल्व करने में इनको बहुत मज़ा आता है। डीप एंड इंटेंस फीलिंग्स, देखिए ये इनका पॉजिटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे कोई भी चीज़ जब फील करेंगे तो ये बहुत डीपली फील करते हैं। ठीक है, और जो इनके रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंटेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाईली सेंसिटिव, ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे जब ये फील किसी भी चीज़ को बहुत डीपली करेंगे, तो ये सेंसिटिव भी बहुत होंगे। लाइक अगर आप इनको कोई चीज़ बोलेंगे तो हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रखें। नेक्स्ट है थिंकिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल एंड इंसाइटफुल, ऐसे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स जो आप अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाते, ठीक है, आपको जिनको इमेजिन करना होता है, ठीक है, उन चीज़ों को ये बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। इनकी थिंकिंग लॉजिकल होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और साथ में इंसाइटफुल रहती है। नेक्स्ट इज़ कंसर्न्ड विद सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड इनजस्टिस, कि ये बच्चे सोशल इश्यूज़ में या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं या उनके प्रति ये कंसर्न्स शो करते हैं, और कोई भी इनको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ वहाँ भी ये अपना वॉइस रेज करते हैं। लॉन्गर अटेंशन स्पैन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होती है और लॉन्गर टाइम तक ये किसी जगह पर अटेंशन दे पाते हैं या कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस, विविड इमेजिनेशन, ठीक है, कि अगर आप इनको कोई चीज़ समझा रहे हो, ठीक है, या कुछ बता रहे हो तो उससे रिलेटेड ये आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे। इनकी इमेजिनेशन विविड होती है, लाइक अलग होती है या डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है, अगर आप इनको बोलेंगे कोई काम करने के लिए तो जिस तरीके से आपने इनको काम बताया होगा करने को, ये कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये उससे थोड़ा अलग करके अपने हिसाब से कोई भी एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई भी काम है उसमें थोड़ा अपना टच डालने की या अपने हिसाब से करने की ये कोशिश करेंगे। ठीक है, लर्न बेसिक स्किल्स क्विकली एंड विद लिटिल प्रैक्टिस, कोई भी बेसिक स्किल्स हैं, लाइक अगर आप बचपन में बच्चे को स्कूल में एडमिट करेंगे, ठीक है, तो जैसे राइटिंग हो गई, ABC लिखना, ठीक है, या रीडिंग हो गई, ये बेसिक स्किल्स को बहुत ईजिली और जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी भी सीख जाएंगे और इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम प्रॉब्लम्स कॉमनली फेस्ड बाय गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, ये बच्चे गिफ्टेड तो होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं कि ये इजीली चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं लाइफ के डिफरेंट स्फेयर्स में। बट इसके साथ साथ इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है, जो ये बच्चे जनरली फेस करते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स गिफ्टेड चिल्ड्रन फेस करते हैं। सबसे पहली बात है, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव इंटेंस इमोशंस विच दे और अदर्स मे फाइंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल।
जो इनके इमोशंस होंगे वो बहुत इंटेंस होंगे, ठीक है। उनकी जो फीलिंग्स होंगी या फिर जो भी इमोशंस होंगे, ठीक है, तो वो उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये गुस्सा है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये आपके प्रति अफेक्शन या लव शो कर रहे हैं तो वो भी बहुत इंटेंस होगी वो फीलिंग्स भी, ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि ऐसे बच्चों को हैंडल करना इनके खुद के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, अपने इमोशंस को हैंडल करना, ठीक है। ये बच्चे खुद भी परेशान हो सकते हैं अपने इंटेंस इमोशंस की वजह से, और कई बार ये दूसरों को भी परेशान कर सकते हैं अपने इन इंटेंस इमोशंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज दे मे एक्सपीरियंस इंटेंस इन इनर कन्फ्लिक्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, एंग्जाइटी एंड फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। कि ऐसे बच्चे क्या होंगे कि इनमें इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। ये खुद से ही कन्फ्लिक्ट्स करते रहेंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर या फिर ये खुद को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें एंग्जाइटी बहुत रहेगी, ठीक है, और ये फील करेंगे खुद को इन्फीरियर, ठीक है। अगर कभी भी ये ऐसा पाते हैं कि दूसरे बच्चे इनसे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एकदम से सेल्फ डाउट में आ जाएंगे या फिर ये इन्फीरियर फील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फीलिंग एवरीथिंग मोर डीपली देन अदर्स कैन बी बोथ पेनफुल एंड फ्राइटनिंग, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये बच्चे इनके जो इमोशंस या फीलिंग्स होती है वो बहुत डीप होती है, ठीक है। तो ये हर चीज़ बहुत डीपली फील करेंगे, ठीक है। तो ये इनके लिए पेनफुल भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस, ठीक है, और फ्राइटनिंग भी, कि ये क्योंकि कोई भी चीज़ है, ठीक है, फियर है अगर किसी चीज़ से इनको, ठीक है, तो वो भी ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे, ठीक है, या एंगर इश्यूज़ है, ठीक है, या फिर इनसिक्योरिटीज़ है, तो इन चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल, मेंटली पेनफुल रहेगी इनके लिए चीज़ें, और फ्राइटनिंग, ठीक है, डराने वाली भी रहेंगी। Gifted children are more likely to have perfectionist tendencies. They will be unable to feel satisfaction most of the times, ठीक है। इन बच्चों में perfectionist tendency होती है कि हर काम इनको perfect चाहिए होता है, ठीक है। तो इस कारण से most of the time ये क्या फील करेंगे, unsatisfied फील करेंगे, ठीक है। कोई काम ये अगर इनका कोई काम कोई दूसरा पर्सन करेगा, ठीक है, तो भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है, और खुद से भी ये कोशिश करेंगे परफेक्शन लाने की, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनसेटिस्फाइड रहेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होगी इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिफ्टेड children constantly strive to live up to self expectations or those of others. It can be stressful for them. ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा कि इनमें सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होगा या सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा, या फिर ये इन्फीरियर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद से ही एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, ये हमेशा सोचेंगे, ठीक है, कि हमने इस लेवल की परफॉर्मेंस देनी है। अब और इसके अलावा एक और चीज़ होगी कि जब इनके आसपास के लोग होंगे, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आसपास के लोगों की भी इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण इनकी लाइफ क्या रहेगी, स्ट्रेसफुल रहेगी, कई बार खुद की अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से और कई बार आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से। नेक्स्ट क्या है, गिफ्टेड चिल्ड्रन मे बिहेव इन वेज दैट आर इनअप्रोप्रिएट एंड रूड। दिस इज़ बिकॉज दे आर क्यूरियस एंड हैव लॉजिकल माइंड्स, अदर्स मे फाइंड दैम ट्रबलसम, ठीक है, कि ये जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं ये ऐसे तरीक़ों से बिहेव करेंगे जो दूसरों को इनअप्रोप्रिएट लगेंगे, सही नहीं लगेंगे या फिर रूड लगेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये बच्चे हमेशा क्यूरियस रहेंगे, ठीक है, क्यूरियस रहेंगे, इनमें हमेशा ऐसी जिज्ञासा रहेगी चीज़ों को जानने की, ठीक है, और इनका जो माइंड होगा वो बहुत लॉजिकल होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई बहुत इंटेंस या फिर कोई बहुत ख़राब सिचुएशन चली है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये अपनी क्यूरियोसिटी के चलते कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें, ठीक है, या फिर कोई लॉजिकल बात कर दें, ठीक है, जो उस टाइम पे दूसरे पर्सन को रूड लगे या फिर सही ना लगे उस सिचुएशन के हिसाब से। तो ज़्यादातर टाइम जो और लोग होंगे उनको ये बच्चे कैसे लगेंगे, ट्रबलसम लगेंगे, कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल प्रोविज़न्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि क्या क्या एजुकेशनल प्रोविज़न्स किए जा सकते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, या फिर क्या क्या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हम फॉलो कर सकते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए, ठीक है। It is estimated that 5 to 15% of students in every school are gifted or highly talented. The teacher must follow the following teaching strategies while dealing with gifted children. ठीक है, ये एस्टिमेट किया गया है कि हर क्लास में या हर स्कूल में 5 से 15% तक जो बच्चे होते हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। तो टीचर को क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए इन बच्चों के लिए? प्रोवाइड एनवायरमेंट्स दैट आर स्टिमुलेटिंग एंड एड्रेस कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द करिकुलम। क्या होगा, ठीक है, कि जो एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, उनका माइंड लेवल तो थोड़ा जो गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक है, इनसे कम रहेगा, ठीक है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि एवरेज क्लास को ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस को सेट करेंगे। तो ये जो गिफ्टेड बच्चे होंगे, ठीक है, इनको ये मतलब कि बोर्डम फील करेंगे वैसे क्लासरूम में, ठीक है, इनको कोई स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा। इनको स्टिमुलस टीचर को हमेशा प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस देके या इनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जिनको ये इजीली सॉल्व ना कर पाए, ठीक है।
टीचर को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एड्रेस करे इनकी फिजिकल, इमोशनल, सोशल नीड्स, ठीक है, इनको कुछ ऐसे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट या प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट है बी फ्लेक्सिबल विद द करिकुलम। टीचर को हमेशा जो करिकुलम है अपना, ठीक है, जो भी वो पढ़ा रहा है उसके साथ फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि टीचर ने डिसाइड किया है कि वो ये वाली बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंदर है कि कोई टॉपिक है तो वो उसको इतना कवर करेगा, बट हो सकता है कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को एड्रेस करने के लिए उसको अपना जो स्फेयर है, ठीक है, जितना उसने सोच के रखी है चीज़ें पढ़ाने की, उससे थोड़ा बाहर निकल के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसे फैक्ट्स फीड करने पड़ेंगे टीचर को, ठीक है, जिससे उन्हें थोड़ी सेटिस्फैक्शन फील हो कि उन्होंने कुछ नया सीखा। नेक्स्ट है मेक करिकुलम मोर स्टूडेंट सेंटर्ड, एंगेज द स्टूडेंट्स इन करिकुलम मेकिंग प्रोसेस। करिकुलम को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाना है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, और बच्चों को एंगेज करना है या इन्वॉल्व करना है करिकुलम मेकिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कैन बी असाइंड टू स्टूडेंट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी लेवल। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हैं। लाइक पूरी क्लासरूम को सेम होमवर्क या सेम प्रोजेक्ट देने से अच्छा है कि आप बच्चों को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके एबिलिटीज़ या फिर लेवल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स दें, ठीक है। जो आपकी क्लास में स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा ईजी, ठीक है, प्रोजेक्ट उनको होम असाइनमेंट के तौर पे दे सकते हैं। और जो बच्चे क्रिएटिव हैं या फिर जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनके लिए आप एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क या थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। इससे दोनों बच्चों की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश एंड मेंटेन वार्म एंड एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। द टीचर शुड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड ऑनर डिफरेंसेस। कि टीचर को क्लासरूम में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा वार्म एंड एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट, कि वो जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसको हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा क्लासरूम में कि बच्चे को फील हो कि जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, उनको आप आंसर कर रहे हो, ठीक है, और एक्सेप्ट कर रहे हो। बच्चे को ये ना लगे कि उसने क्वेश्चन पुट करके कोई गलती कर दी है। और टीचर को हमेशा जो उसकी क्लासरूम में डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको ऑनर करना चाहिए और इन डिफरेंसेस को भी ऑनर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट असाइन एक्स्ट्रा वर्क टू गिफ्टेड चिल्ड्रन हु फिनिश असाइनमेंट्स ऑन अर्ली, दिस मे फ्रस्ट्रेट दैम, ठीक है। ये बात भी टीचर को ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए आपने कोई होमवर्क दिया है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन जो आपकी क्लास में है, कोई बच्चा, उसने वो होमवर्क जल्दी करके आपको चेक करवा दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अब आप उसके बाद उस बच्चे को कोई एक्स्ट्रा वर्क दे दें बाद में, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ करने से आपने बचना है। आप पहले ही जब होमवर्क आप असाइन कर रहे हो तो आपने गिफ्टेड चाइल्ड को थोड़ा उसके लेवल से हाई होमवर्क देना है, बट ऐसे नहीं करना है कि एक बार ही आपने होमवर्क दे दिया और जब उसने कर लिया तो उसके बाद आप उसको और होमवर्क या एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हो। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन टेंड टू बी कॉम्पिटिटिव बाय नेचर, देयरफॉर प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन रीजनल एंड नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स लाइक स्पिल बी, साइंस फेयर्स एक्सेट्रा। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये बाय नेचर कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, इनको कंपटीशन करना अच्छा लगता है। तो टीचर इनकी इस टेंडेंसी को एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकती है, ठीक है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग बीज या फिर साइंस फेयर्स या क्विजेज, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर की कि वो ऐसे बच्चों को जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में लेके जाए और उनसे पार्टिसिपेट करवाए, ठीक है, ताकि जो उनकी स्किल्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट इंटरेक्टिव, लेट द स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, टीच वन अनदर, ठीक है। जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट रखना है वो इंटरेक्टिव रखना है, ताकि बच्चे आपस में भी बात कर पाएँ और बच्चे टीचर से भी खुल के बात कर पाएँ, ठीक है। उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ वो मिलजुल के काम करें, ठीक है, और एक दूसरे को भी टीच करें, ठीक है। तो ये थे एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रंस या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब हम पढ़ेंगे स्लो लर्नर्स के बारे में। Slow learner. A slow learner is a child of below average intelligence whose thinking skills and scholastic performance have developed significantly more slowly than the pace of his or her age. क्या बोलते हैं कि स्लो लर्नर एक ऐसा बच्चा है, ठीक है, जिसकी जो इंटेलिजेंस है वो बिलो एवरेज है, जो एवरेज परफॉर्मेंस आपकी है उससे भी बिलो उसकी परफॉर्मेंस है। हुज थिंकिंग स्किल्स, जिसकी सोचने समझने की स्किल्स, ठीक है, और स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस, जो स्कूल के अंदर जो भी परफॉर्मेंस है वो हैव डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली मोर स्लोली, ठीक है, वो स्लोली डेवलप कर रही है, उसकी थिंकिंग स्किल्स और साथ में स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस स्लोली डेवलप कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज और हर एज। उसकी उम्र के जो और बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली उसकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं या फिर उसकी जो स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस है वो स्लो है, ठीक है।
और ऐसे बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो भी बिलो एवरेज होती है। अब आगे है, अकॉर्डिंग टू स्कॉनल, स्लो लर्नर इज़ वन who compared with other pupil of same age shows marked educational deficiency। कि स्लो लर्नर एक ऐसा बच्चा होता है जिसको जब हम कंपेयर करेंगे उसके उम्र के और बच्चों के साथ, ठीक है, तो वो कुछ एजुकेशनल डेफिशिएंसी, कुछ कमी शो करेगा अपनी एजुकेशन में एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज और हर एज। ठीक है, अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्लो लर्नर इज़ नेसेसरी एट अर्ली स्टेज। टीचर कैन आइडेंटिफाई स्लो लर्नर्स थ्रू फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़। कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है स्लो लर्नर्स का, क्योंकि जब हम इन बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम जल्दी इन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प हो सकती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इनको अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस कर लें। तो टीचर फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ को अपना सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए स्लो लर्नर्स को। सबसे पहले है इंटेलिजेंस टेस्ट, देन इज़ ऑब्जर्वेशन, स्कॉलिस्टिक टेस्ट, केस स्टडी या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हो कि ये बच्चा स्लो लर्नर है। कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन मे बी डन बाय द टीचर बाय वॉचिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अ चाइल्ड्स बिहेवियर इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इनसाइड द क्लासरूम बट आउटसाइड ऑल्सो। कि टीचर को कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्वेशन करनी है बच्चे की, ठीक है, उसका बिहेवियर की, और टीचर को सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। और हो सकता है कि वहाँ पे ऑब्जर्व करके उसको कुछ ऐसे हिंट्स मिल जाए जिससे उसे पता चले कि ये बच्चा स्लो लर्नर है। ये सबसे ईजी और बेसिक मेथड है स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने का। नेक्स्ट इज़ scholastic test. These tests throw light on areas like arithmetic, reading, spelling composition, writing, comprehension. ठीक है, जनरल एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड बाय चिल्ड्रन थ्रू स्कॉलिस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल मेथड्स आर सिलेक्टेड। स्कॉलिस्टिक टेस्ट में बोल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं जिनको हम चेक करेंगे, जैसे बच्चे की अर्थमेटिक स्किल्स, उसकी रीडिंग, स्पेलिंग, कंपोजिशन या राइटिंग या कॉम्प्रीहेंशन, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे स्कॉलिस्टिक टेस्ट में। ठीक है, और इसमें बच्चे की जो जनरल है और उसके साथ साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स को भी और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से फिर उसको रेमेडियल टीचिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो 2 मेथड्स हमने पढ़ लिए अभी तक, एक था ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और सेकंड हो गया स्कॉलिस्टिक टेस्ट। अब थर्ड है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? केस स्टडी इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ अ चाइल्ड, हिज और हर फैमिली, early life and home environment over a period of time. It enables the teacher to study the learning difficulties, adjustment problems and behavioral problems of the child. केस स्टडी में क्या होगा कि बच्चे को आप एज अ केस लेते हो, ठीक है, उसकी लाइफ को, और इसमें आप उसकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और उनको स्टडी करेंगे, जैसे बच्चे की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनकी एजुकेशन कितनी है, प्रोफेशन कितना है, लाइक उसकी फैमिली का पूरा आप स्टडी करेंगे, बायोडाटा। उसके बाद उसकी बच्चे की अर्ली लाइफ, उसके होम का एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट है उसके घर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, ठीक है, और इसके हिसाब से फिर आप इन चीज़ों को एनालाइज करके आप कुछ रिजल्ट्स निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्प करती है टीचर को बच्चे में क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज़ हो सकती हैं उनको पता लगाने में, उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स का पता करने में, या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को पता करने में। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। An intelligence test is a series of exercises and questionnaires that assess a person's intelligence. These tests can be used on both adults and children. This type of test can easily identify slow learners. Intelligence test में हम बच्चे की इंटेलिजेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो आपको सॉल्व करनी होती हैं, और ये टेस्ट जो है ये दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और इस टाइप के टेस्ट से हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लो लर्नर्स को। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स, कि स्लो लर्नर्स जो होते हैं उनके करेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, कि फिजिकल करेक्टर्स क्या क्या हैं स्लो लर्नर्स के। सबसे पहला है स्लो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट भी स्लो होती है, मतलब कि जो उनकी मोटर रिलेटेड है मसल से, जो उनकी मस्कुलर डेवलपमेंट है वो स्लो होगी, ठीक है। ऐसे बच्चे चलना लेट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ मोर रिएक्शन टाइम, कि कोई भी बात होगी, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन होगी तो उसका जो भी रिएक्शन देना होगा, तो इन बच्चों का जो रिएक्शन टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है, लाइक ये टाइम लगा के रिएक्शन देते हैं। डिफेक्ट इन विज़न, हियरिंग और स्पीच, ये हो सकता है कि ऐसे बच्चों की विज़न, देखने में, सुनने में या स्पीच में कोई डिफेक्ट्स हो। नेक्स्ट है मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, कि इनके मेंटल करेक्टर्स क्या होंगे। लो इंटेलिजेंस,
IQ बिटवीन 80 एंड 90, वीक या फिर पुअर मेमोरी, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मल्टी लेवल टास्क। नेक्स्ट है एजुकेशनल करेक्टर्स। क्या क्या इनके एजुकेशनल करेक्टर्स होंगे? नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, इनका पढ़ने का मन नहीं करेगा। लो एकेडमिक अचीवमेंट्स, जब मन नहीं करेगा तो इनकी अचीवमेंट्स भी लो रहेंगी। पुअर लैंग्वेज एबिलिटी, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, लैंग्वेज में इनकी डिफ़िकल्टी रहेगी। डेफिशिएंसी इन बेसिक स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स होती हैं हमारी, ठीक है, जैसे रीडिंग, राइटिंग या फिर एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब चीज़ों में भी ये लैग करेंगे, दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली ये पीछे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल करेक्टर्स, कि साइकोलॉजिकल करेक्टर्स क्या क्या होंगे? लैक ऑफ इमेजिनेशन, ये बच्चे ज़्यादा इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है, चीज़ों को। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। नेल बाइटिंग, कि ये बच्चे अपने नेल्स को बाइट करेंगे। या फिर नॉन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। नॉन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से हमारा मतलब है कि किसी दिन या कभी ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, फिर बीच में फिर से ये थोड़ी मेहनत कर लेंगे या एक अच्छा रिजल्ट आपको दे देंगे, कि इनका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं रहेगा एक जैसा। कभी ये हाई परफॉर्मेंस देंगे, फिर लो, हाई, लो, ठीक है, नॉन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी इनकी, और जिसमें भी जो लोज हैं वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, गलत परफॉर्मेंस ही आपको ज़्यादा देंगे। मे हैव पुअर रीजनिंग स्किल्स, इनकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो भी पुअर होंगी। नेक्स्ट है सोशल या फिर मॉरल करेक्टरिस्टिक्स। डे ड्रीमिंग, ये बच्चे दिन में सपने देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, ठीक है। लैक ऑफ स्टेमिना टू सिट इन क्लास फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि ये बच्चे खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, इनको लगेगा कि सारे लोग, सबका ध्यान इन पे ही है, लाइक सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। पुअर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। अब है स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर स्लो लर्नर्स, कि स्लो लर्नर्स को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या स्पेशल मेथड्स को अपना सकते हैं। पहला है 1-to-1 टीचिंग, 1 टीचर 1 स्टूडेंट, क्योंकि ये बच्चे बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, तो स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को, तो इसलिए एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाएगा तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा या अच्छे से उस बच्चे को टाइम दे पाएगा, तो ये एक मेथड है जिसे हम अपना सकते हैं। पीयर ट्यूटोरिंग, अबव एवरेज और स्लो लर्नर बच्चों को एक साथ, ठीक है, उनके ग्रुप्स बना के पढ़ाना। यूजिंग इनोवेटिव मेथड्स, क्योंकि ये बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इनका मन लगाने के लिए आपको इनोवेटिव मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। शॉर्ट होमवर्क सेशंस, इनको जब आपने होमवर्क देना है, ठीक है, अगर आप इनको बर्डन दे देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा होमवर्क एक साथ दे देंगे तो ये कुछ भी करके नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको इनको शॉर्ट होमवर्क सेशंस देने हैं, कि इतना होमवर्क जो ये ईजिली कर पाएँ और ये मोटिवेटेड रहे होमवर्क करने के लिए, तो आपको इनको थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना है। ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट, आपको इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ेगी हर एक बच्चे को, और हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इनकी वीकनेसेस को दूर कर पाएँ, और जब भी आपको इनको मोटिवेट करना है तो आप इनकी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके इनको मोटिवेट करें। अब ये एक चार्ट की फॉर्म में मैंने इधर बना के बताया है, ठीक है, कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग स्लो लर्नर्स, कि टीचर क्या क्या कर सकता है स्लो लर्नर्स को पढ़ाने के लिए। क्या टीचर को पेशेंट होना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी, ठीक है, मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को, रेमेडियल टीचिंग देनी पड़ेगी, फीडबैक देनी पड़ेगी इन बच्चों को कि ये कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। एनकरेज एंड प्रेज देम, ठीक है। यूज़ ICT एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें और उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहे, ठीक है। इनकी अटेंशन को गेन करने के लिए टीचर को ICT या फिर अदर अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। रिमूव फियर फ्रॉम चाइल्ड्स माइंड, बच्चे के दिमाग से फियर को दूर करना पड़ेगा, और स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी हर एक बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गर असाइनमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू शॉर्टर वंस, जो बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स हैं उनको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इन बच्चों को देना है, ताकि ये ईजीली एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विद मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस, आपको बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो, क्योंकि इन बच्चों को पहले से ही प्रॉब्लम आएगी कंसंट्रेशन बनाने में, तो आपको ऐसी चीज़ों को अपने क्लासरूम से हटाना पड़ेगा, ठीक है, जो एक बैरियर बने बच्चे और आपके बीच में और उनकी कंसंट्रेशन को भंग करे। मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना के रखें, ठीक है, ताकि वो बच्चों की परफॉर्मेंस या उनके बिहेवियर के बारे में पेरेंट्स से भी इंफॉर्मेशन ले सके, या पेरेंट्स को अवेयर करवा सके कि वो किस प्रकार से अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ रेपिटेशन एंड ड्रिल प्रैक्टिस, क्योंकि इन बच्चों को एक बार बोल के चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बच्चों को एक चीज़ बार बार करवाए और उनसे ड्रिल या फिर प्रैक्टिस करवाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन। Creative children are known for their ability to see things from different perspectives and come up with new ideas. Creative children are the ones who express unusual thoughts,
who are interesting and stimulating, that is children who appear to be unusually bright। कि क्रिएटिव चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको जाना जाता है उनकी एबिलिटी के लिए कि वो किसी भी चीज़ को बहुत अलग अलग एंगल से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, और वो हमेशा नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस करते हैं अनयूजुअल थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो किसी आम इंसान के दिमाग में नहीं आएंगे, ठीक है, और ये बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं और स्टिमुलेटिंग होते हैं, ठीक है, और ये हमें ऐसे लगते हैं दे अपीयर टू बी अनयूजुअली ब्राइट, कि ये पढ़ाई में या कामों में और बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये न्यू आइडियाज़ को लेके आते हैं, ठीक है, ये इनके जो थॉट्स हैं वो अनयूजुअल होते हैं, ठीक है, ये बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं, स्टिमुलेटिंग होते हैं और अनयूजुअली ब्राइट होते हैं। अब एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकर इज़ द वन हु एक्सप्लोर्स न्यू एरियाज एंड मेक्स न्यू ऑब्जर्वेशंस, न्यू प्रिडिक्शंस एंड इंटरफेरेंसेस। कि क्रिएटिव चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, नई प्रिडिक्शंस करते हैं। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके, केस स्टडी करके, अचीवमेंट टेस्ट करके, IQ टेस्ट करके, या फिर इंटरव्यू करके, एप्टीट्यूड टेस्ट करके, या फिर सिचुएशन टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रिएटिव लर्नर्स को। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन के। They have flexibility in thinking. Creative children are able to see problems from different point of view. जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी सोच विचार में, ठीक है, ये डिफरेंट एंगल्स से हर एक प्रॉब्लम को देखते हैं। They see problems from different point of view. Creative children have high degree of अटेंटिवनेस, अलर्टनेस एंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। इनकी अटेंटिवनेस, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। दे डू नॉट गेट बोर्ड बाय डूइंग थिंग्स, ये आसानी से बोर नहीं होते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन लव एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट मेथड्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इसलिए ये चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। दे आर क्यूरियस बाय नेचर, ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ठीक है, चीज़ों को जानने की इनके अंदर इच्छा होती है। दे आर थॉट टू बी रिबेलियस एंड इंडिपेंडेंट, इनके आसपास के लोग ये महसूस करते हैं कि ये बच्चे रिबेलियस हैं, ठीक है, ये कोई भी काम है इनको जैसे बोला जाता है उस तरीके से नहीं करेंगे, अपने तरीके से करेंगे हर एक काम को, इसलिए माना जाता है कि ये रिबेलियस होते हैं, ठीक है, विद्रोही बोल सकते हैं जिसको आप, कि ये विद्रोही होते हैं कि जिस हिसाब से आप बोलेंगे उस हिसाब से कोई काम नहीं करेंगे, और इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। दे डेमोन्स्ट्रेट ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़ एंड एक्शंस, इनके जो भी आइडियाज़ होंगे, ठीक है, या फिर जो भी एक्शंस होंगे वो हमेशा ओरिजिनल होंगे, कॉपीड नहीं होंगे किसी से, ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे ये। दे लर्न फ्रॉम एन एक्सप्लोरेटरी लेवल एंड रेजिस्ट रोट मेमोरी एंड जस्ट बीइंग अ लिसनर, इन बच्चों को पसंद नहीं है, ठीक है, कि ये बस एक लिसनर बन के रहें, ये जो आप इनको बोल रहे हैं वो चीज़ें बस सुने, ये सुनना अवॉइड करते हैं, साथ ही ये जो रटने वाली चीज़ें होती हैं उनको भी अवॉइड करते हैं। इनको अच्छा लगता है हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना खुद से और खुद से समझना। क्रिएटिव चिल्ड्रन शो अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क टेकिंग एंड टॉलरेंट एटीट्यूड, क्योंकि ये हर एक चीज़ को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ठीक है, कि जो एक सेट तरीका है किसी काम को करने का उसको ना करके ये एक रिस्क लेके अलग तरीके से काम को करेंगे, ठीक है, और इनका जो बिहेवियर होता है वो भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है, कि एक तरीके से किसी काम को करके अगर इनको सफलता ना मिले तो वो उस काम को फिर दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, कि ये पेशेंस बहुत होती है इन बच्चों में, और ये हर एक काम को बहुत ही टॉलरेंस के साथ करते हैं। दे आर ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस, ठीक है, ये फ्लुएंट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और साथ में ओपन माइंडेड होते हैं। स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन, कि क्रिएटिव बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या स्पेशल मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप क्रिएटिविटी, सो एनकरेज द चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एज मैनी आइडियाज़ एज दे मे फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि किसी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस को बताना, मतलब कि एक पॉइंट से अलग अलग कंक्लूजन्स पर आना, ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ठीक है, ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है, इसलिए आपने बच्चों को अलाउ करना है कि वो किसी एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस लेके आपके सामने आए, ठीक है, और उसमें से फिर आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो बच्चों को देके आना है।
appropriate opportunities and atmosphere for creative expression should be provided in the school. टीचर को बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ पर बच्चा अपने जो भी क्रिएटिविटी स्किल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए. Students should be given full freedom for development for their imagination because imagination help in development of creativity. कि बच्चों को पूरा फ्रीडम देना चाहिए अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करने के लिए. बच्चे कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, तो जो भी उनके थॉट्स आते हैं उनको आपने वेलकम करना है, उनको एक वार्म एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर पाएँ. इससे क्या होगा कि बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप होगी और ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. When children show special aptitude, teachers should encourage them to build on and expand their skills. जब भी कोई बच्चा किसी चीज़ में, ठीक है, स्पेशल एप्टीट्यूड शो करेगा, ठीक है, जैसे मान लो वो सिंगिंग अच्छी कर रहा है या फिर वो कुकिंग अच्छी कर रहा है, तो टीचर को उस टाइम पे ऐसे बच्चों को एनकरेज करना है, ठीक है, और उनको हेल्प करनी है कि वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएँ. Teachers should provide thought options to children to ignite their creativity rather than making all choices made for them. कि टीचर को बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे मान लो आपको बच्चों से पूछना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहोगे या कौन से तरीके से पढ़ना चाहोगे, ठीक है, ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी इग्नाइट हो, ठीक है. टीचर को अवॉइड करना है कि सारी की सारी चॉइसेस जो बच्चों के लिए है वो खुद से बना ले, सारी की सारी चॉइसेस वो खुद से चूज़ कर लें. इसको अवॉइड करके उसको बच्चों को इन्वॉल्व करना है उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में, ठीक है, और उनकी राय लेनी है. इससे क्या होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी अराइज होगी. नेक्स्ट है प्रोवाइड चिल्ड्रन फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड. कि बच्चों को फ्रीडम देना है ताकि वो आपकी क्लास में रिस्पॉन्ड कर पाएँ, ठीक है, उनको ऐसे फियर का माहौल प्रोवाइड नहीं करना है. रिमूव हेजिटेशन एंड फियर फ्रॉम चिल्ड्रन. कि क्लासरूम से हेजिटेशन और फियर को दूर करना है. टीचिंग बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. टीचर को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं बच्चों को. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़. कि ऐसे लर्नर्स जिनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ये या तो जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती हैं दैट इन्फ्लुएंस द ब्रेन्स एबिलिटी टू परसीव और प्रोसेस वर्बल एंड नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ये जो हमारे ब्रेन की किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की या प्रोसेस करने की जो एफिशिएंसी है उसको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है. अब है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन से टाइप्स की होती हैं. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है जैसे डिसलेक्सिया, जिसमें कि आपको पढ़ने में, ठीक है, जैसे रीडिंग करने में, स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में दिक्कत आएगी. डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रॉब्लम विद अर्थमेटिक और मैथ्स. डिसग्राफिया मतलब कि राइटिंग डिसऑर्डर. डिसप्रेक्सिया प्रॉब्लम विद मोटर कोऑर्डिनेशन. मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो आपकी हैंड्स और आपकी आइज़ की मूवमेंट है, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत आएगी. जैसे अगर कोई बच्चा डिसप्रेक्सिया से सफ़र कर रहा होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगी अच्छे से. जैसे मान लो कोई बॉल है, ठीक है, उसे बॉल को कैच करना है तो ऐसा बच्चा बॉल को कैच ईजिली नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. अब है कॉजेज़ ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़. क्या क्या कारण है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के होने के. सबसे पहले है हेरिडिटी. Learning disabilities tend to run in families. It is common to see that people with learning disabilities come from families in which other family members have reported similar difficulties. बोलते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है ये एक परिवार में रन करती हैं, लाइक फैमिलीज़ में एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है. ये हेरिडिटरी इनका कॉज हो सकता है. ये कॉमन बात है कि अगर आपको कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप पाएंगे कि उसके परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जो सेम टाइप की डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहे हैं. तो एक कारण हो गया लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का हेरिडिटी. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. Learning disabilities may be caused by illness or injury during or after the birth. Learning disability may also be caused by use of drugs or alcohol during pregnancy. कि learning disabilities मदर में किसी प्रकार की इलनेस या फिर इंजरी की वजह से भी बच्चे में आ सकती हैं, ठीक है. या फिर अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स का या अल्कोहल का सेवन करती है तो उस कारण भी उनके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं. नेक्स्ट है इंसिडेंट्स आफ्टर बर्थ. हेड इंजरीज, nutritional deprivation, poisonous substances like lead and child abuse can contribute to learning disabilities. इसके अलावा
जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद अगर उसे कोई हेड इंजरी होती है, ठीक है, या उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, या वो कोई पॉइजनस सब्सटेंस ले लेता है, ठीक है, या फिर जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ से सफ़र करता है, तो उन कारणों से भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर्स विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे लर्नर्स को जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। ऑब्जर्वेशन से, इंटेलिजेंस टेस्ट से, आईक्यू टेस्ट से, केस स्टडी करके, या फिर साइको एजुकेशनल टेस्ट लेकर। अब आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे बच्चों के जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स who have learning disabilities may exhibit a wide range of traits including problem with reading, writing, spoken language, reasoning, etc. ऐसे बच्चे जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उनको प्रॉब्लम होगी रीड करने में, या तो राइट करने में, या बातचीत करने में, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज में, या फिर रीजनिंग में। दे मे बी हाइपर एक्टिव, ऐसे बच्चे ओवर एक्टिव हो सकते हैं। दे शो इनकन्सिस्टेंट स्कूल परफॉर्मेंस, ऐसे बच्चों की परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट या कॉन्टीन्यूअस नहीं रहती है, ठीक है। ये एक फेज़ ऐसा आएगा जहाँ पर ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, फिर इनका ग्राफ नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिर ये थोड़े टाइम के लिए आपको प्रोग्रेस दिखाएंगे, फिर इनका ग्राफ नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इनकन्सिस्टेंट रहती है। दे हैव प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग डे टू डे सोशल इंटरेक्शंस एंड सिचुएशंस, ऐसे बच्चे जो हमारी दिन ब दिन की नॉर्मल इंटरेक्शंस, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत होती है, या फिर कोई भी डेली लाइफ की जो भी सिचुएशंस होती हैं उनको भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। दे हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है और ये ईजिली डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे कैन शो लेटर एंड नंबर रिवर्सल्स, जैसे ये उल्टे लिख देंगे वर्ड्स को, जहाँ इन्होंने बी लिखना है वहाँ डी लिख देंगे, ठीक है, पी की जगह 6 लिख देंगे या फिर 9 लिख देंगे। अगर कहीं पर स्टॉप लिखा है, ठीक है, तो ये उसको पॉट्स पढ़ देंगे, ठीक है, या फिर उसको पोस्ट पढ़ देंगे, मतलब कि ये नंबर्स या डिजिट्स को आगे पीछे रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। डिफ़िकल्टी इंटरप्रेटिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस, ठीक है, इन बच्चों का क्या होगा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो मैच नहीं करेगी इनके एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है, या वॉइस के साथ, मतलब कि ये अगर ये गुस्सा होंगे, ठीक है, तो ये उस चीज़ को अपने एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी उस टाइम पे। जो नॉर्मल कोई आदमी गुस्से में बिहेव करता है तो उस टाइम पे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है वैसी इनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होंगी, ठीक है। साथ ही टोन ऑफ वॉइस, जो इनकी आवाज़ है, ठीक है, उसकी टोन ये भी मैच नहीं कर पाएगी इनके एक्सप्रेशंस या फिर इनके मूड को। पुअर कोऑर्डिनेशन इन ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग और स्पोर्ट्स, और फाइन मोटर एक्टिविटीज़ सच एज टाइंग अ शू लेश और होल्डिंग अ पेंसिल, कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही पुअर होगी, ठीक है। जैसे जब ये वॉक करेंगे तो ये अच्छे से वॉक नहीं करेंगे एक रिदम में, ठीक है, या जब फाइन मोटर स्किल्स होती हैं हमारी, ठीक है, जो बहुत बारीक काम होते हैं, जैसे कि कोई लेसेस को बांधना या फिर पेंसिल से लिखना, ठीक है, पेंसिल होल्ड करना, ये सब चीज़ें भी ये बच्चे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है देयर हैंड राइटिंग कैन बी मेसी, स्लो, इलेजिबल एंड इनकन्सिस्टेंट, इनकी हैंड राइटिंग भी ठीक नहीं होगी। दे सीम इमेच्योर, ये हमें इमेच्योर लगेंगे एंड हैव डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, और इनको बहुत दिक्कत आएगी दोस्त बनाने में। अब है स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, कि क्या क्या स्पेशल मेथड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए। ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, कोई भी बड़ा टास्क अगर हमारे पास है तो उसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। डू नॉट टीच एवरीथिंग एट वंस, सब कुछ एकदम से नहीं पढ़ाना है। ब्रेक द इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर बाइट साइज्ड चंक्स, दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे बच्चों की मदद होगी। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन नंबर ऑफ वेज, एक ही चीज़ को आपने अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाना है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, एज अ टीचर वी शुड वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग दोज एंड ट्यूटर अवर स्टूडेंट्स बाय द सेम, ठीक है, कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, और एज अ टीचर हमारी ये ड्यूटी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा कौन से मेथड से ईजिली समझ पाता है और उसी मेथड से फिर हम बच्चों को पढ़ाएँ। Probe regularly to ensure understanding. Once you have covered the topic, don't leave it at that. Get back to it, check whether or not the students remember it correctly. कि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया तो उसको वहीं पे छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद जब हमने 2-3 और चैप्टर्स पढ़ा लिए हैं तो हमने वापस उसी चैप्टर पे आना है, ठीक है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, और हमने चेक करना है कि क्या बच्चे अच्छे से समझ भी पाए हैं या फिर नहीं। Encourage independent practice. Allow the students to experiment and learn on their own. Do not spoon feed everything. Experimentation will make things more interesting for them and inculcate trait of patience.
कि बच्चों को सारी चीज़ें स्पून फीड नहीं करनी है, उनको खुद से एक्सपेरिमेंट्स करने देने हैं या खुद से लर्न करने देना है, ठीक है। जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में, ठीक है, और साथ में एक ही काम को बार बार करने से उनमें पेशेंस भी आएगी। इनकॉर्पोरेट निमोनिक्स। Another effective teaching strategy is to do it by mnemonics. This learning method increase retention and retrieval with the help of varied cues to make it easy. कि बच्चों को निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाना है, कि बच्चों को निमोनिक्स के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि रेनबो के 7 कलर्स को हम विबग्योर करके याद करते हैं, ठीक है, या फिर जो 8 प्लैनेट्स के नाम हैं, ठीक है, उनको लर्न करने के लिए भी हमने एक निमोनिक्स की ट्रिक बनाई होती थी, ठीक है, लाइक माई एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, कुछ ऐसे करके। तो ऐसे निमोनिक्स बनाने हैं ताकि बच्चे चीज़ों को ईजिली याद कर पाएँ। यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। टीचर को ऐसी अप्रोच यूज़ करनी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की सेंसेस यूज़ हो। जैसे वो पिक्चर्स या मॉडल्स दिखा सकती है, राइम्स को यूज़ कर सकते हैं या टेप रिकॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बात को जोर जोर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हैंड जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं क्ले के साथ, ठीक है। तो जब क्ले के साथ बच्चा मॉडल बनाएगा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस यूज़ होंगे, ठीक है। या फिर टीचर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको हाईलाइट कर सकती है या फिर कोई कलर को डिसाइड कर सकती है, ठीक है, कि जो भी डेट्स होंगी उनको पिंक कलर से हाईलाइट करना है, कुछ ऐसे करके, जिससे कि बच्चों को चीज़ों को अच्छे से याद करना आसान होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स और फोटो कॉपीज ऑफ द नोट्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो एक टीचर कर सकता है कि जो भी वो क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, ये बड़ी क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकता है, जैसे जो बच्चे 7th 8th 9th 10th में हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो उन बच्चों को टीचर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। दिस विल असिस्ट दो स्टूडेंट्स हु हैव हैंड राइटिंग और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स एंड दोज हु राइट स्लोली एज वेल एज दोज हु हैव टेंडेंसी टू मिस हियर और मिस कोट, ठीक है। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को प्रोवाइड करेंगे या फिर फोटो कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे नोट्स की, तो इससे उन बच्चों को भी मदद हो जाएगी जो क्लास में बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ों को गलत सुन लेते हैं। जैसे आपने कोई और वर्ड बोला है और जब वो लिखेंगे तो कोई और चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को अच्छे से फोटो कॉपीज़ नोट्स की अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन रेंज ऑफ फॉर्मेट्स लाइक हैंडआउट्स, वर्कशीट्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स, MCQs, PPTs टू मीट द डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। कि कोई भी इन्फॉर्मेशन को आपने कोशिश करनी है डिफरेंट डिफरेंट वेज से प्रेजेंट करने की। जैसे आप हैंडआउट्स दे सकते हैं बच्चों को, वर्कशीट्स दे सकते हैं, ऑडियोज़ दे सकते हैं कुछ रिकॉर्ड करके, या फिर किसी लेक्चर की वीडियोज़ दे सकते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उनको MCQs दे सकते हैं या फिर PPTs दे सकते हैं। जब आप इतने डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाएंगे तो कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होगा जिससे बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, ठीक है। तो आपको डाइवर्सिटी रखनी है लर्निंग स्टाइल्स की अपनी क्लास में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।